ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? तो रियलिटी में एक तरफ एस ब्लॉक है, दूसरी तरफ पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। तो ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है, किस चीज का ट्रांजिशन, किस चीज का ट्रांजिशन? तो ट्रांजिशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर, धीरे धीरे हो रहा है, मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर। ट्रांजिशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट, थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर है? ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओवरऑल 4 सीरीज में डिवाइड किए गए हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब होता है 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। इन सारे एलिमेंट में एक कॉमन बात होती है, इन सारे एलिमेंट में एक कॉमन बात है, और उसकी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ये है, अगर आपसे पूछें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप नंबर कहां से कहां है, ट्रांजिशन मेटल्स का ग्रुप नंबर कहां से कहां है, तो रियलिटी में ग्रुप नंबर 3 to 11, 12th ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानते, 12th ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माना जाता। फिर ट्रांजिशन मेटल की केमिकल डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री बेसिस पे, प्रॉपर्टी बेसिस पे अगर बात करें, तो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन ये है केमिकल बेसिस पे कि मेटल या मेटल के किसी आयन के पास, मेटल या मेटल के किसी आयन के पास n-1 d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये है डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल की, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल या मेटल आयन में से किसी एक के पास n-1 d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अब आप 12th ग्रुप के एलिमेंट को देखें, Zn कैडमियम मरकरी, Zn कैडमियम मरकरी, 12th ग्रुप के एलिमेंट्स। Zn के पास क्या n-1 d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? Zn के पास
और Zn जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +2, केवल एक ही शो करता है। क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ना तो Zn के पास है, ना Zn के आयन के पास है। इसलिए Zn ट्रांजिशन मेटल नहीं है। व्हाट अबाउट कैडमियम? ऐसा ही कैडमियम में है। कैडमियम भी केवल एक ही आयन बनाता है, Cd2+। तो ये हो जाएगा 4d10। और मरकरी दो आयन बनाता है, Hg2+ एंड Hg2+। मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरस आयन, इनमें से किसी के भी पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। रियलिटी में Hg का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d10 5d10 6s2। ये Hg का कॉन्फ़िगरेशन है। अब मर्क्यूरिक आयन बनाए अगर Hg2+ आयन, तो देखें क्या बचेगा, 5d10। मर्क्यूरस आयन में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? कोई बताएगा? मर्क्यूरस आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? है पर एस ऑर्बिटल में है। बिल्कुल गलत। जल्दी बोलो। देखो, ध्यान देना, अगर मर्क्यूरस आयन को ऐसे लिखते आप Hg प्लस, तो आपको लगेगा कि इसके तो एस ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा आपको लगेगा, वो है भी। बट मर्क्यूरस आयन Hg+ नहीं होता। मर्क्यूरस आयन होता है Hg2+। मतलब ये कि एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है और फिर मरकरी पे एक एक प्लस चार्ज आता है। ये जो मेटल मेटल बॉन्ड बना, इसमें ये एस इलेक्ट्रॉन दोनों मरकरी के पेयर्ड हो गए। तो क्या मर्क्यूरस आयन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो ना तो मर्क्यूरिक आयन के पास होता है, ना मर्क्यूरस आयन के पास होता है। अब आप कहोगे कि मर्क्यूरस आयन को ऐसे क्यों नहीं लिख दिया हमने, इस तरह से ऐसे ही क्यों लिखते हैं? व्हाई नॉट दिस? तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है कि मर्क्यूरस आयन डायामैग्नेटिक है। मर्क्यूरस आयन डायामैग्नेटिक है। अब अगर मर्क्यूरस आयन डायामैग्नेटिक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होंगे। इसलिए मर्क्यूरस आयन को ऐसे लिखा गया, Hg2+ आयन।
मतलब मर्क्यूरस आयन पेयर में मिलते हैं, दो एटम कंबाइन करते हैं, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया। तो पूरे डी ब्लॉक में ये चलेगा, मेटल मेटल बॉन्ड आपको मिलते हैं, एफ ब्लॉक में तो और ज्यादा मिलते हैं मेटल मेटल बॉन्ड। क्लियर है आप सबको ये? तो ध्यान देना, ट्रांजिशन मेटल्स मेनली 3 से 11th ग्रुप तक हैं, पर 3 से लेके 12 तक हम कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? ये तो ट्रांजिशन मेटल की बात हुई, डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का कब माना जाएगा? इसकी डेफिनेशन ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्ड यूज हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। ये कहां एंटर करना चाहिए? इट मस्ट एंटर इनटू n-1 d ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करे तो वो डी ब्लॉक का। तो कंसेप्चुअली जेड एंड डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, बट ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते उसको। इनफैक्ट ये तीनों एलिमेंट जेड एंड कैडमियम मरकरी एल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करते हैं प्रॉपर्टीज में, एल्कलाइन अर्थ मेटल से। जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2, तो जेडन और कैडमियम की तो फिक्स्ड ही है, एक ही है +2। तो ये तो बेसिक बात हुई, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है। अब आते हैं एक एक करके एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। राइट डाउन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहले तो आपको एलिमेंट्स आने चाहिए, याद होने चाहिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स याद होने चाहिए, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात हो। तो क्या मुझे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत है? कौन कौन से एलिमेंट है? आप 3 सीरीज लिख लो, फिर भी लिख लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D। 6D लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिखो, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी होगी। तो 3D तो सबको याद होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D तो सबको याद होती है। 4D, 4D यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, पीसी, टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम और इसके नीचे सिल्वर और कैडमियम। 5D सीरीज, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, RH है रोहोडियम और RE है रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और इसके नीचे आएगा गोल्ड, मरकरी। ये आपको 3 सीरीज तो याद होते हैं। 6D सीरीज इनकम्प्लीट है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहला काफी है, एक्टीनियम, एक्टीनियम।
और एटॉमिक नंबर लिखना सबके बहुत आसान है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर तो मालूम ही होता है आपको 21। इसमें 18 ऐड करो, इसमें 18 ऐड करो, ये हो जाएगा 39। फिर 18 ऐड करो, ये हो जाएगा 57। लिख लिया है। अब देखो ये ध्यान देना यहां से थोड़ा, ये है एटॉमिक नंबर 22, तो इसमें तो 18 ऐड करें 40 हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें 18 ऐड नहीं करना, यहाँ 32 ऐड करना। 18 ऐड नहीं करना, 32 ऐड करना, 14 एक्स्ट्रा ऐड करना। 14 एक्स्ट्रा ऐड क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे आएंगे लेंथेनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स आएंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स मतलब आफ्टर लेंथेनम, वो होंगे एटॉमिक नंबर 58 टू 71 लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे 32 ऐड करना 4D से 5D तक जाने में, तो ये हो जाएगा 23, 41, फिर 32। ये तो बढ़ाते जाओ सीधे, वैसे भी बढ़ा सकते हैं अब आप सीक्वेंस में। ये 24, 25 आपको सारा मालूम है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नोट कर लें, एक लाइन और लिख लें। एक्टीनियम के नीचे आता है, एक्टीनियम के बाद आता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। इसके बाद भी यहाँ 14 एलिमेंट मिलते हैं, तो यहाँ भी 32 ही ऐड करना। ये रदरफोर्डियम का ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया हुआ है, यही डिस्प्यूटेड एलिमेंट था और जिसके लिए आईयूपीएसी सिंबल सिस्टम आया था, रदरफोर्डियम। तो ये है 72, सॉरी 72, 72, 32 और ऐड करेंगे। लिख लिया आप सबने? तो ये आपको याद हो, 6D याद ना हो कोई बात नहीं, 3D, मेनली 3D याद हो, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी लिखें पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, ध्यान रखना इन सब का यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ओनली n-1d ns सब शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी मैं ये लिख रहा हूं, और मैं केवल आपको एक्सेप्शंस की बात करूंगा और किसी की नहीं, एक्सेप्शंस की। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इनके, क्रोमियम फैमिली के लिखें 24, फिर इसमें ऐड करें आप 1842, फिर ऐड करें 3274, ये 73 होगा, 73। तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। लिख लिया होगा आपने, देख लें। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन।
क्रोमियम का होगा 3d5 4s1। मोलिब्डेनम का क्या होगा बताओ? ये होगा 4d5 5s1। बट टंगस्टन का होगा 5d4 6s2। एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में आता है, एस से डी में आ जाता है। आपको ये बताया गया है कि फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड सबशेल्स मोर स्टेबल होते हैं। आपको ये बताया गया है बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में D5 D4 से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू टू एनर्जीज। एक तो सिमेट्री और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। बट ये भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जंप करे और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है हर एक एटम में। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअल में इनमें एनर्जी गैप कितना है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है एक्स पीरियोडिक टेबल के टर्म्स में कि जो ये क्रोमियम फैमिली है या सिक्स्थ ग्रुप है, इसमें टंगस्टन में इलेक्ट्रॉन D5 नहीं बनता, ये डी ऑर्बिटल। एक तो ये एक्सेप्शनल ग्रुप है। दूसरा लिखें, आगे देखें, एक ये निकिल फैमिली, निकिल फैमिली। इन तीनों के लिखें N-1d NS ऑर्बिटल, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो निकिल का क्या होता है? निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 4s2, बिल्कुल ठीक है। निकिल एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2। निकिल के नीचे कौन है? पैलेडियम। 14 ऐड कर दो, 42। पैलेडियम। क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ध्यान देना, सारे इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं। 4d10 5s0 होता है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम में डी में कितने होते हैं? प्लेटिनम में डी में होते हैं 9, बिल्कुल ठीक आंसर है। 5d9 होता है। तो निकिल एक्सेप्शन नहीं है, बट पैलेडियम और प्लेटिनम एक्सेप्शन है, और वो भी डिफरेंट तरह के। एक में D10 बनता है, एक में D9 बनता है।
तो ये याद ही करना होगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, फर्दर देखें नेक्स्ट ग्रुप कॉपर फैमिली। कॉपर फैमिली याद रखना आसान है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको याद रखना आसान है। इन तीनों में एक सा ही आता है, एक एस इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, 3d10 4s1, 4d10 5s1, 5d10 6s1। समझ में आए कि नहीं? एक खास बात है, कॉमन बात यह है कि जहां S1 बनता है समझ लो वहां पे एक्सेप्शन आने वाला है। ट्वेंटी एट में 28 में 14 ऐड करो, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। अच्छा, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? पैलेडियम का गलत लिखा, 46 होगा ये। 18 ऐड करो, ये 46, फिर 32 ऐड करो 78। हाँ ये ठीक है। इसमें 18 ऐड करो 46 आएगा, फिर 32 ऐड करो। तो मैं ये बात कर रहा था कि पूरे डी ब्लॉक में जहां भी S1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए समझ लो वो एक्सेप्शन है। तो ये तो ग्रुप वाइज थे, मैंने इनको याद रखना आसान है, बट आप लिख लें वो एटॉमिक नंबर और जहां पे आपको S1 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, S1 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जहां पे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको। तो ये है एटॉमिक नंबर 41 से लेके 45 तक, एटॉमिक नंबर 41 से 45 तक 4D सीरीज में ये सारे एक्सेप्शन है। 41 से 45 तक सब में S1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये तो है ही है S1 वाले। अब मैं पीरियड के लॉन्ग बात कर रहा हूं, पीरियड के लॉन्ग। तो ये भी एक्सेप्शंस है। ठीक, ये तो 3D 4D 5D की बात हुई, बट यहाँ पे इनके भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। लेंथेनम, हैफनियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, इन चारों के तो लेंथेनम का क्या बनेगा? लेंथेनम तो अपने रूटीन में आएगा। कैसे रूटीन में आएगा? ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिखो लेंथेनम। लेंथेनम बनेगा 5D1 5D1 6s2। 5D1 6s2, लेंथेनम कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्टिनियम कोई एक्सेप्शन नहीं है, 3D में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये क्या बनेगा? एक्टिनियम 6D1 7s2। यहां कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है, D1s2 D1s2 सब में। बट लेंथेनाइड सीरीज के बाद हैफनियम, एक्टिनाइड सीरीज के बाद रदरफोर्डियम, यहां पे गलती हो जाती है। यहां पे याद रखना पड़ता है। तो हैफनियम में आएगा D2s2, ये आएगा, हैफनियम है फिफ्थ में, तो ये हो जाएगा 5D2 6s2 हैफनियम। रदरफोर्डियम हो जाएगा, रदरफोर्डियम हो जाएगा 6D2 7s2।
यहां पे वो कंफ्यूज करते हैं कि लेंथेनाइड के बाद कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, बट इसमें इन तीन को नहीं दिखाना। अब इसमें इसके आगे एक और लिखना पड़ता है, वो है 4F14। इसके आगे हैफनियम के आगे 4F14 5D2 6S2, ये फुल्ली फिल्ड है, बस बात ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रदरफोर्डियम के आगे क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे 14 आ गए, तो इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको 5F14। ये तीन ग्रुप के बारे में पूछते हैं वो अक्सर। क्या करते हैं, यहां कम कर देंगे, डी में बढ़ा देंगे, एस में कम कर देंगे, फिर डी बढ़ा देंगे, एफ, ऐसे ही चलता है, ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं। तो हैफनियम और रदरफोर्डियम के लिए 4F 5D 6S में बताना। तो यहां से आगे 4F फुल्ली फिल्ड रहेगा, यहां से आगे 5F फुल्ली फिल्ड रहेगा, और 4F के कई कंसीक्वेंसेस आएंगे करेक्टरिस्टिक्स में। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ध्यान रखना एक मोटी बात ये है, पूरे डी ब्लॉक में जहां भी S1 कॉन्फ़िगरेशन बने, समझ लेना वो एक्सेप्शन है। एक पहचान तो ये है, S1 कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रूल केवल थर्ड ग्रुप में बनना चाहिए। सॉरी, थर्ड में भी नहीं बनता, गलत कर दिया, D1 बनेगा यहाँ, D1। S1 कॉन्फ़िगरेशन जहां भी बना वो समझ लो एक्सेप्शन है। एक्चुअल में पहले S ही फील्ड होता है और फिर D में जाते हैं, तो S फुल्ली फिल्ड होना चाहिए तब D में जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अबाव रूल के अकॉर्डिंग पहले NS फिल होता है, फिर N-1D अकॉर्डिंग टू अबाव रूल। तो इसमें दो आएंगे तब इसमें जाना चाहिए, बट इसमें दो नहीं आते, एक आया तो समझ लेना एक्सेप्शन है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, जनरल अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा NS0 to 2 N-1D 1 to 10। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी हुई अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई पहले बात करेंगे पीरियड में, इन पीरियड। आपके पास ओवरऑल 4 पीरियड है, 4, 5, 6, 7। नॉर्मली ये पीरियड के टर्म में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं 3D 4D 5D 6D, इस तरह से पूछते हैं वो। तो आप किसी भी सीरीज में आगे जाएं, किसी भी सीरीज में, हर एक सीरीज में एक ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है, वो है फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले डिक्रीज करेगी, फिर नियरली कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर स्मॉल इंक्रीज आएगा, टुवर्ड्स द एंड स्मॉल इंक्रीज। ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है सारे में, सभी जगह यही है। अगर मैं आपसे पूछूं 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होती है,
ये कांस्टेंट वाला पार्ट कौन है? 3D सीरीज में आपसे 3D सीरीज ही पूछी जाएगी और कोई नहीं। तो आर्यन ने करेक्ट आंसर दिया। जो ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस होती है वो है आयरन कोबाल्ट निकल। ऑलमोस्ट इक्वल साइज होती है आयरन कोबाल्ट निकल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनको 8th ग्रुप नाम दिया गया है। इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। मेंडलीव के लिए सिंगल ग्रुप के एलिमेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ये ग्रुप नंबर 8, 9, 10 मॉडर्न में, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10। मेंडलीव के लिए 8th ग्रुप है पूरा। इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है ध्यान दें, रीजन क्या है ध्यान दें। जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं, तो दो अपोजिंग फैक्टर कंपीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कौन से दो अपोजिंग फैक्टर फाइट कर रहे हैं? वो है जेड एंड सिग्मा। जेड और सिग्मा दो फाइट कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप 3D सीरीज में आगे जाते हैं या किसी एक पीरियड में आगे जाते हैं तो शेल में तो चेंज आया नहीं। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ा, ध्यान देना। जब आप किसी पीरियड में आगे जाते हैं तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। 21, 22, 23, 24, 25, 26 न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जेड रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और सराउंडिंग में n-1d में एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शील्डिंग में। ये कहलाता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो प्रोटॉन बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा न्यूक्लियस, बट n-1d में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग भी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन n-1d में आया तो शील्डिंग बढ़ गई, मतलब अट्रैक्शन पुअर हुआ। बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ा। मतलब ये है कि जेड और सिग्मा में कंपटीशन होता है। न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग में कंपटीशन होता है। बोथ इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज along the period, shielding constant increases along the period। बट आपको मालूम है कि न्यूक्लियर चार्ज में तो इंक्रीमेंट आएगा 1 यूनिट का, सिग्मा में इंक्रीमेंट आएगा फ्रैक्शनल वैल्यू का। आप डाटा लिख चुके हैं, फजांस रूल याद करो। फ्रैक्शनल वैल्यू होगी सिग्मा की। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियड में जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, साइज डिक्रीज होती है। अब होता क्या है, जब आप डी ऑर्बिटल को फिल करना शुरू करते हैं, डी ऑर्बिटल में जब पेयरिंग स्टार्ट होती है, जैसे क्रोमियम तक बन गया D5, क्रोमियम तक D5 हो गया,
Mn भी D5 है, आयरन बनता है D6, कोबाल्ट बनता है D7। जैसे जैसे डी सबशेल में पेयरिंग स्टार्ट होगी, शील्डिंग इंप्रूव होती है। ये जो शील्डिंग कांस्टेंट डाटा है वो तो एवरेज डाटा होता है, आपको पहले भी मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं, ये कंपैरिजन के लिए काम का है, बाकी एवरेज डाटा होता है ये। तो जब जब डी सबशेल में पेयरिंग स्टार्ट होती है तो शील्डिंग इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, डोमिनेट तो करेगा जेड ही, बट जैसे जैसे पेयरिंग बढ़ती चली जाएगी डी में, और जैसे ही डी फुल्ली पेयर्ड हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, शील्डिंग डोमिनेट कर जाएगी ओवर न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा, जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करें, दोनों बैलेंस करने लगते हैं, इसलिए साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। कॉपर और जिंक की साइज थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि जैसे ही डी फुल्ली फिल्ड हुआ शील्डिंग डोमिनेट करती है। तो एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी आप लाए हैं तो वो ग्राफ देख लें। एक ग्राफ बना हुआ है, ये है एनसीईआरटी, ओपन करें पेज नंबर 214, फिगर 8.3, फिगर 8.3 ग्राफ बना हुआ है, आप नोटिस करें तो स्कैंडियम से लेके आयरन तक डिक्रीज, आयरन से लेके कोबाल्ट निकल तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड देन इंक्रीज। एनसीईआरटी में देखें ये ग्राफ बना हुआ है। लास्ट में इंक्रीमेंट आता है। फिगर 8.3, तो निकल की साइज मिनिमम होती है 3D सीरीज में, आपको केवल 3D सीरीज में याद रखना है, केवल 3D सीरीज में याद रखना है, निकल की साइज मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई 3D सीरीज की। 4D में भी ट्रेंड यही आता है, 5D में भी ट्रेंड यही था, ट्रेंड सब में यही है, फर्स्ट डिक्रीजेस, देन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड देन इंक्रीजेस। बट डाउन द ग्रुप अगर आप देखें, डाउन द ग्रुप, तो 3D 4D में गैप ज्यादा होता है, 4D 5D में गैप कम होता है, और 5D 6D तो मर्ज ही कर जाते हैं, 5D 6D तो मर्ज ही कर जाते हैं। डाउन द ग्रुप 3D और 4D की साइज में सबसे ज्यादा गैप, 4D 5D में स्मॉल गैप, और 5D 6D तो मर्ज ही कर जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? 5D 6D मर्ज ही कर गए। इसको देखें, 5D 6D ऑलमोस्ट मर्ज ही कर गए, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होती है, और 4F और 5F दोनों आएंगे। तो जो 6D सीरीज है उसमें टोटल 28F इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 4F में भी और 5F भी फुल्ली फिल्ड होगा। तो यहां ध्यान दें, थोड़ा यहां पे गलती हो जाती है। इधर देखें, अब स्क्रीन को देखो, 3 4 5 इन पे ध्यान देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट्रियम लेंथेनम, जर्कोनियम हैफनियम, नियोबियम टेंटेलम, इनमें ट्रेंड आप कंपेयर करें, ट्रेंड, तो एट्रियम से लेंथेनम में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। नियोबियम से टेंटेलम जाने पे कम इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीज तो करेगी। बट जर्कोनियम से हैफनियम तक जाने में उल्टा होता है, हैफनियम की साइज बढ़ती है, जर्कोनियम से हैफनियम जाने में साइज में इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीजेस। एक मिनट, गलत बोल दिया। एट्रियम टू लेंथेनम इंक्रीज, नियोबियम टू टेंटेनम इंक्रीज, जर्कोनियम टू हैफनियम डिक्रीज। गलत बोल दिया, करेक्शन कर लो। जर्कोनियम टू हैफनियम डिक्रीज, उल्टा होता है। अब अगर इंक्रीमेंट देखना हो, एट्रियम टू लेंथेनम, नियोबियम टू टेंटेनम, किस में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा? एट्रियम टू लेंथेनम या नियोबियम टू टेंटेलम? इंक्रीमेंट कहां पे ज्यादा मिलेगा? थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं। एट्रियम से लेंथेनम में ज्यादा इंक्रीज आएगा, नियोबियम टू टेंटेलम कम इंक्रीज क्यों आएगा? क्योंकि टेंटेलम के इनर शेल में एफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होती है। तो अब अगर आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाए कि 4D और 5D के सारे एलिमेंट को ले लें, मोस्ट इंक्रीज कहां दिखेगा साइज में, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां दिखेगा साइज में? तो आंसर है एट्रियम टू लेंथेनम। जर्कोनियम टू हैफनियम बहुत ही स्मॉल इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। न्योबियम टू टेंटेनम स्मॉल इंक्रीज, यहां भी स्मॉल इंक्रीज, यहां भी स्मॉल इंक्रीज। और जरा सोचिए, और नीचे जाएंगे तब तो फिर एफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 14 और बढ़ गए। तो 5D और 6D में ऑलमोस्ट साइज बराबर होती है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होती है। शेल तो कहने को बड़ा, वो कंपेंसेट हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 4D से 5D में, और फिर 5D से 6D में ऑलमोस्ट मर्ज कर गए। यहां ध्यान देना, जब एफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इस पॉइंट का हम यूज करेंगे कई प्रॉपर्टीज को समझने में, आगे जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इनका यूज करेंगे।
तो ये तो बात हुई अबाउट एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं। इसको पढ़ने के बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा, देख ले, बिल्कुल आसान है। मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में दो चीजों पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स पे, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बता सकते हो कौन कौन से? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? कोई भी आप में से बोले जल्दी। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, एक तो पैकिंग पे, बिल्कुल ठीक आंसर है, एक पैकिंग पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ दो फैक्टर पे, कौन कौन से दो फैक्टर पे बोलो? बिल्कुल ठीक है। कर्नल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मतलब ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर कौन सा है जिसपे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी? वो है साइज और एटॉमिक रेडियाई। कैसे? आप देख लें, अगर साइज बढ़े तो मेटालिक बॉन्ड पुअर होगा, वीक होगा। साइज बढ़ने पे मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़े तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला फैक्टर होता तब तो बात बन जाती। प्रॉब्लम है हमारे सामने ये पैकिंग, पैकिंग के डाटा हम याद नहीं कर सकते। पैकिंग में एफसीसी हो सकती है, बीसीसी हो सकती है, और एससीसी भी हो सकती है, एससीपी भी, इसमें तो सारे मिलते हैं। और ये जो पैकिंग है ये चेंज हो जाती है पी एंड टी के साथ। ये पॉइंट सॉलिड स्टेट में रह गया, मुझे लगता है लिख लें आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यूज हो जाएगा। पी और टी चेंज करने से पैकिंग टाइप चेंज होता है या कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। अगर आप पी इंक्रीज करें, अगर आप पी इंक्रीज करें देन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, और अगर टी इंक्रीज करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। ये है पी और टी का इफेक्ट। तो पी और टी अगर चेंज हो जाए तो पैकिंग चेंज हो जाती है, पैकिंग चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे आपके पास है सीजियम क्लोराइड टाइप और NaCl टाइप, आपको मालूम है कि ये 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, ये 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है। आपसे पूछें कि सीजियम क्लोराइड को NaCl टाइप में कन्वर्ट करना है, कैसे ये काम हो सकता है? प्रेशर इंक्रीज करके या टेम्परेचर इंक्रीज करके? तो टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और प्रेशर को डिक्रीज करना होगा तो भी हो सकता है। मतलब ये है कि पैकिंग चेंज हो जाएगी P&T चेंज करने से। और एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है पूरी पैकिंग की, पैकिंग की पूरी टेबल दी गई है, आप लाए हो देख लें, एनसीईआरटी ओपन करें, हेडिंग लिखी हुई है लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। पेज नंबर 212 पे है। कई मेटल्स के दो दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, SCP BCC, जैसे स्कैंडियम के लिए लिखा है। अब ये टेबल आपको याद नहीं करनी, टेबल तो समझने के लिए है। आपको जो याद करना है वो ये है, ध्यान दें, जो आपको याद करना है, एक एग्जांपल आप याद रख लें, वो है क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इन तीनों में FCC पैकिंग होती है, बस एक एग्जांपल काफी है, आप याद रखें। कॉपर सिल्वर गोल्ड में FCC पैकिंग होती है। ठीक है, बाकी पैकिंग याद नहीं करनी। तो अब क्या ट्रेंड होगा मेल्टिंग पॉइंट का? इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो, इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दें तो देखो, कोई आपसे सारी चीजें तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये पैकिंग इरेगुलर है, पैकिंग तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इन ए पीरियड इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। एक बात ये, दूसरा पॉइंट आप ये लिखें, सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है इन देयर ग्रुप, इन देयर पीरियड, सॉरी, इन देयर पीरियड। सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। जैसे अगर फोर्थ पीरियड या 3D सीरीज में कहें तो क्रोमियम, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम, 5D सीरीज में टंगस्टन। इनके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होंगे इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। आप ये डाटा याद रख सकते हैं आसानी से। और इन तीनों में भी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, एक्सेप्शनली हाई होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे कोई पूछे कि सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसके पास है बताओ? 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास। ये है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3D54S1। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम की बात हुई। मिनिमम किसका होगा इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स? तो मिनिमम होगा 12th ग्रुप का। मिनिमम होगा 12th ग्रुप का। Zn, कैडमियम, मरकरी, इनके मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होंगे। आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मेल्ट करने की जरूरत क्या है, खुद ही लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सोचिए कितना कम मेल्टिंग पॉइंट। और आप मेटलर्जी पढ़ेंगे अभी आगे, मेटलर्जी चैप्टर, ये तीनों मेटल के मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। इसलिए इनको डिस्टिलेशन मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। ये आसानी से इवापोरेट हो जाती हैं तीनों मेटल। और एक और आपके लिए थोड़ी एक प्राउड फील कराने वाली बात है, वो ये कि पूरी दुनिया में 15th सेंचुरी तक, 15th सेंचुरी तक केवल इंडिया ऐसा था जहां जेडेन का एक्सट्रैक्शन होता था। जिंक डिस्टिलरी जहां बनती थी, बनी हुई थी। पूरी दुनिया में हम जेडेन बेचकर गोल्ड लेते थे। लोग जेडेन के बदले गोल्ड देते थे क्योंकि हमारी कंट्री में गोल्ड नहीं था। और इतना गोल्ड आया जेडेन को बेच के और कॉटन को बेच के कि हम बन गए लायन ऑफ गोल्डन। गोल्डन हो गए पूरे, लायन पूरा गोल्डन हो गया। पहले तो कहते हैं कि चिड़िया थे, वो अंग्रेजों ने चिड़िया कहा था, बर्ड कहा था, बट रियलिटी में हम लायन थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने लूटा तो चिड़िया बचे, फिर यहाँ के नेताओं ने लूटा तो कुछ नहीं बचा। तो जेडेन एक्सट्रैक्ट करने वाला एकमात्र कंट्री था वो है इंडिया टिल 15th सेंचुरी। इसका मतलब हमें मालूम था कि इसको बॉयल करना आसान है। जेडेन के सामने प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे ही जेडेन आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी मेटलर्जी में पढ़ेंगे, जैसे ही जेडेन को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ये सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है। सबलाइम बहुत आसानी से होता है, मतलब इतनी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बहुत कम होती है। तो कैसे इकट्ठा करें, ये सॉलिड तो मिलते ही नहीं, वेपर बन के उड़ जाता है। तो डिस्टिलरी बनाई गई इसके लिए कंट्री में। ठीक है, तो हमारी साइंस बहुत रिच थी। बस वो तो दुर्भाग्य है कि पहले 1000 सेंचुरी से अटैक होना शुरू हुआ। तो पहले अरब के लोग आए, फिर यूरोपियन आए। ठीक है, तो जेडेन, कैडमियम, मरकरी, इनके मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होंगे। तो इनका ट्रेंड क्या होगा, इसके बाद आपको फ्री करता हूं। ट्रेंड देख लें एनसीईआरटी में, ये ग्राफ याद कर लेना आप।
ये ग्राफ याद कर लेना। ये है, देखें फिगर 8.1, पेज नंबर 212, फिगर 8.1। फिगर 8.1 में आप देखें तो लास्ट में कॉपर सिल्वर गोल्ड दिखाया, 12th ग्रुप को लिया ही नहीं। 12th ग्रुप को क्यों नहीं लिया बताओ? ट्वेल्थ ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माने जाते, इसलिए नहीं लिया। तो ये ग्राफ आप बना लें और इस ग्राफ की प्रैक्टिस करें तो ट्रेंड याद हो जाएगा। नॉर्मली मैक्सिमम और मिनिमम पूछते हैं वो, पर ये ग्राफ आपको याद करना है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रोमियम का। क्रोमियम से Mn पे डिक्रीज, आयरन कोबाल्ट निकिल का ऑलमोस्ट बराबर, आयरन कोबाल्ट निकिल, और फिर कॉपर तक डिक्रीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंडलीफ ने आयरन कोबाल्ट निकिल को एक ही ग्रुप में क्यों रखा। ठीक है, यहाँ टाइटेनियम से स्टार्ट किया गया है क्योंकि स्कैंडियम एलिमेंट भी ऐसा है जो आपको एबंडेंस में नहीं है। टाइटेनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। टाइटेनियम की इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक मेटल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताएंगे आगे आपको। कुछ मेन बातें हर एक मेटल के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये मैंने 3D सीरीज लिख दिया जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद करना है। 4D 5D में बस मैक्सिमम याद रहे काफी है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बना लेना, ये ग्राफ आप याद करना। ठीक है, ये है मेल्टिंग पॉइंट के लिए ग्राफ। फैक्टर्स समझ में आ गए कौन कौन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं अभी, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये रिवाइज करते रहना। सॉलिड स्टेट का टेस्ट लेंगे और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। बस एक दो दिन का टाइम और दे दो। 12th वालों की कल से शुरू कर रहा हूं मैं, जो आउट गोइंग है 12th, आप लोगों की शुरू करूंगा, पहले मैं उनकी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ कल भी क्लास है, वीकली 5 डेज क्लास होगी, वीकली 5 डेज। आज कौन सा डे है? मंडे टू फ्राइडे। आजकल मुझे दिन ही याद नहीं रहते कौन सा दिन है, ऐसे लगता है अभी मंडे ही चल रहा है। अच्छा, कल सैटरडे है। ना तो मुझे डेट याद रहती है ना दिन याद रहता है। मैंने ना टेलीविजन देखना ही छोड़ दिया, मोबाइल देखना ही कम कर दिया, एक ही न्यूज चारों तरफ। तो अच्छा है, केमिस्ट्री पढ़ो, एंजॉय करो केमिस्ट्री, बस एंजॉय केमिस्ट्री। तो करते हैं, अच्छा मंडे को करेंगे, फिर कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे। मंडे को करेंगे और इसी वीक में आपका मैं टेस्ट पहले सेट कर लूंगा और फिर टेस्ट हो जाएगा, इसी मंडे वीक में टेस्ट होगा। और ठीक है, किसी को सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछनी है, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप उसे ग्रुप में डाल सकते हैं। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।